नमस्कार बच्चों, जीव विज्ञान की कक्षा 11 की इस कक्षा में मैं पवन कुमार, प्रवक्ता पंडित देवकृष्ण इंटर कॉलेज सगवर, आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग जीव विज्ञान में पौधों में परिवहन, ये उपविषय अध्याय का नाम है हमारे, पौधों में परिवहन, इसके भाग 2 का हम लोग अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने पौधों में परिवहन भाग 1 पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा था। उसका एक बार पुनरावलोकन करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने भाग 1 में जाना था कि पौधों में परिवहन क्या है, पौधों में किन किन पदार्थों का परिवहन होता है। हमने ये देखा था परिवहन कैसे होता है, परिवहन के विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं, इसके विषय में जानकारी पाई थी। कम दूरी तक जो परिवहन के विभिन्न माध्यम हैं, जैसे विसरण है, सुसाध्य विसरण है, सक्रिय परिवहन, जल विभव, परासरण दाब, स्फीति दाब, भित्ति दाब आदि के बारे में हम लोगों ने जानकारी पाई थी। तो भाग 1 में हम लोगों ने इन सब का अध्ययन कर लिया था। अब आगे चलते हैं, इसके भाग 2 का अध्ययन करते हैं। इसमें हम लोगों के जो आज के शिक्षण बिंदु हैं, सबसे पहले आज हम लोग जीवद्रव्य कुंचन और विकुंचन के विषय में जानकारी पाएंगे। अंतःअवशोषण क्या होता है, जो अवशोषण का एक प्रमुख माध्यम होता है, उसके विषय में जानकारी पाएंगे। पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है, इसको देखेंगे। विभिन्न पौधों में जल का अवशोषण करने वाली रचनाएं किस प्रकार की होती हैं, अर्थात जो निम्न श्रेणी के पौधे हैं, निम्न श्रेणी के पौधों से लेकर जो उच्च श्रेणी के पौधों तक जो उनकी अवशोषण करने वाली रचनाओं में कुछ जो सूक्ष्म अंतर आते हैं, उनके विषय में जानेंगे। हम लोग आज पौधों द्वारा जल का अवशोषण किस प्रकार से किया जाता है, इसमें एपोप्लास्ट पथ और सिम्प्लास्ट पथ का अध्ययन करेंगे। जल अवशोषण की क्रियाविधि सबसे अंत में देखा जाएगा। इसमें सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण किस प्रकार से होता है, इसके विषय में जानेंगे। तथा अंत में हम लोग अवशोषण को जो प्रभावित करते हैं, ऐसे कारक कौन कौन से होते हैं, इनके विषय में जानकारी पाएंगे। चलिए अपने प्रथम शिक्षण बिंदु की ओर चलते हैं और देखते हैं जीवद्रव्य कुंचन और विकुंचन। बच्चों, जैसा जीवद्रव्य कुंचन, जैसे इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है कि जब किसी कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जीवद्रव्य किसी कारण से सिकुड़ जाता है, अर्थात अपनी बाह्य भित्ति को वो छोड़कर कॉन्स्ट्रिक्टेड, संकुचित होने लगता है, तो इस क्रिया को हम लोग जीवद्रव्य कुंचन के नाम से जानते हैं। जैसे लिखा भी हुआ है, किसी भी कोशिका के अंदर जीवद्रव्य का कुंचन व विकुंचन उस विलयन पर निर्भर करता है जो उस कोशिका के आसपास पाया जाता है, अर्थात जिसमें कोशिका रखी गई है। जब हम यहाँ विलयन की बात करते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कोशिका के आसपास जो विलयन पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ देखते हैं मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के विलयनों के बारे में चर्चा की जा रही है जो कोशिका के आसपास पाए जा सकते हैं। सबसे पहला विलयन होता है समपरासारी विलयन। जब कोशिका के जो आसपास विलयन पाया जाता है, उसका जो परासरण दाब होता है, जो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो रस होता है, कोशिका रस होता है, यदि उसके परासरण दाब के बराबर होता है तो इस प्रकार के विलयन को हम लोग समपरासारी विलयन के नाम से जानते हैं। दूसरा है अतिपरासारी विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसको कहते हैं यदि कोशिका के जो बाहर के विलयन होता है, उसका जो परासरण दाब जो होता है, कोशिका की रिक्तिका रस के परासरण दाब की तुलना में यदि अधिक होता है, तो इस प्रकार के विलयन को हम लोग अतिपरासारी विलयन के नाम से जानते हैं। जो तीसरा जो विलयन होता है अल्पपरासारी, अर्थात हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जब जो कोशिका के जो बाहर का विलयन का परासरण दाब होता है, कोशिका रस के परासरण दाब की तुलना में काफ़ी कम होता है, तो ऐसे विलयन को हम लोग अल्पपरासारी विलयन के नाम से जानते हैं। जैसा यहाँ पे चित्र में आपको दिखाया गया है, पहला जो आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, इसमें दिखाया गया है तो इसमें जो H2O है, पानी है, इसका प्रवाह ये कोशिका बीच में दिखाई गई है। इसमें पानी का प्रवाह अंदर और बाहर दोनों की ओर हो रहा है। ये इसमें जो क्या होता है कि इसमें किसी भी प्रकार जल का प्रवाह अंदर या बाहर नहीं हो पाता है, अर्थात साम्य अवस्था की स्थिति बनी रहती है। ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन की विशेषता होती है। जो दूसरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है कि जो जल अंदर प्रवेश कर रहा है और एक बाहर प्रवेश कर रहा है, फिर क्या होता है कि इसका जो जल होता है वो कोशिका के अंदर से बाहर की ओर आ जाता है और इसीलिए जो कोशिका है थोड़ा सा सिकुड़ी हुई दिखाई दे रही है। ये हमारे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की विशेषता होती है। जो तीसरे नंबर पर चित्र दिखाया गया है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अल्पपरासारी विलयन, इसमें क्या होता है, जो कोशिका होता है, इसमें जो वाटर जो होता है, जल जो होता है, वो कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। इसी कारण कोशिका का आकार कुछ विशेष फूला हुआ, कुछ ज़्यादा फूला हुआ दिखाई दे रहा है। ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की विशेषता होती है। चलिए अब इसके आगे चलते हैं और जीवद्रव्य कुंचन का आगे का भाग देखते हैं। तो जीवद्रव्य कुंचन में हम देखते हैं जब किसी विलपादप कोशिका को अतिपरासारी विलयन में रखा जाता है तो कोशिका में बहिपरासरण की क्रिया होने लगती है। बहिपरासरण का मतलब होता है कि कोशिका के अंदर जो जल होता है वो निकलकर बाहर वाले द्रव्य, कोशिका के बाहर जो द्रव्य भरा होता है
उसमें आने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, कोशिका के अंदर जो जल की होती है कमी हो जाती है, जीवद्रव्य में जल की कमी हो जाती है। जब जीवद्रव्य में जल की कमी होती है तो जीवद्रव्य संकुचित होने लगता है, वो अपनी जो कोशिका भित्ति होती है उसको छोड़, उसकी कोशिका भित्ति प्लाज्मा लेमा जो होती कोशिका कला होता ही है, उस कोशिका कला से सिकुड़ने लगता है, कोशिका कला को छोड़ने लगता है। और जब कोशिका कला को छोड़ने लगता है तो जीवद्रव्य संकुचन की स्थिति में आ जाता है, और ऐसे जीवद्रव्य को हम लोग जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं, इस प्रकार कुंचन को। और ऐसी कोशिका को जिसमें इस प्रकार का कुंचन हो रहा है, इसे हम लोग संकुचित कोशिका या प्लाज्मोलाइज्ड सेल के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं जीवद्रव्य विकुंचन। क्या होता है जीवद्रव्य विकुंचन? जब किसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल अर्थात संकुचित कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है। अर्थात क्या होता है, जब जिस ऐसी स्थितियां जब कोशिका में के बाहर जो कोशिका है उसके जो बाहर का द्रव्य होता है उसकी जो उसमें जल की मात्रा अधिक हो जाती है। परिणाम क्या होता है कि जो जल हो अंतःपरासरण होने लगता है, जल कोशिका के अंदर प्रवेश करने लगता है, और जो जीवद्रव्य कुंचित कोशिका होती थी वो फूल कर पुनः अपनी पूर्वत अवस्था में आ जाती है, और इस प्रकार की क्रिया को हम लोग जीवद्रव्य विकुंचन के नाम से जानते हैं। दूसरा बिंदु हम लोग देखते हैं अंतः अवशोषण। क्या होता है अंतः अवशोषण? बच्चों, हम लोगों ने बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि जब बारिश का सीज़न होता है तो हम लोगों के घर के जो दरवाजे होते हैं, लकड़ी के जो दरवाजे होते हैं, वो कुछ कसावट देने लगते हैं। उनमें ऐसा लगता है कि कुछ नमी को उन्होंने अवशोषित कर लिया है, और इस कारण से वो जो बंद होते हैं तो कड़ापन लेते हैं, टाइट हो जाते हैं। तो ये जो इस अवशोषण होते हैं, इसमें क्या होता है, लकड़ी की कोशिकाओं ने जल का अवशोषण कर लिया। दूसरा हम लोग देखते हैं कि कोई भी बिस्किट सब लोग खाते हैं, बिस्किट को अगर बारिश के गर्मी में तो कोई प्रभाव विशेष नहीं होता, पर जिस समय बारिश का मौसम होता है, वातावरण में नमी होती है, तो आप जैसे ही थोड़े समय के लिए कोई बिस्किट बाहर निकालते हो, पैकेट को खोलते हो, तो बिस्किट नम हो जाता है। नम होने का मतलब क्या हुआ कि जो वो बिस्किट होता है उसने क्या किया है कि बाहर की जो नमी है, हवा में जो नमी है, उसको अवशोषित कर लिया है। यही हमारा अंतः अवशोषण होता है। इसको आगे देखते हैं। क्या है अंतः अवशोषण? यह एक विशेष प्रकार का विषरण है जिसमें ठोस कोलाइड्स के द्वारा जल को अवशोषित किया जाता है। कुछ उदाहरण उसके हम लोग देखते हैं, जैसे गोंद है, स्टार्च है, सेलुलोज है, जेली आदि जो होते हैं, ये वातावरण की नमी को अवशोषित करते हैं और उसके अवशोषित करने के बाद फूल जाते हैं। अंतः अवशोषण की जो क्रिया होती है, ये कोशिका के अंदर द्रव के विसरण दाब तथा उस कोशिका के बाहरी की जो माध्यम होता है उसके जो दाब होता है उसमें विसरण दाब में उसके अंतर के कारण उत्पन्न होती है, उसके कारण होती है। अर्थात मतलब आप समझ लीजिए इसका कैसे होगा कि बाहर जो होता है नमी अधिक है, वातावरण में नमी हो, और जो हमारा ठोस पदार्थ रखा हुआ है उसमें नमी की मात्रा कम हो, तो बाहर से जो क्या होता है, जो नमी होती है वो उस ठोस पदार्थ के अंदर उस ठोस कोलाइड के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। इस प्रकार से क्या हुआ कि बाहर के माध्यम से अंदर की ओर जल का विसरण या नमी का विसरण हो गया। बरसात के, जैसे हमने उदाहरण में भी बताया था, बरसात में दरवाज़ों की लकड़ी का फूल जाना, बीज को जब पानी में डालते हैं तो उसमें वो भी फूल जाता है, ये भी अंतः अवशोषण का उदाहरण है। बारिश के मौसम में किसी भी वस्तु का नमी को सोखकर नम हो जाना, ये हमारे अंतः अवशोषण के उदाहरण हैं। इसको आप लोग अपने आसपास अन्य उसके उदाहरणों को समझिए और अंतः अवशोषण की क्रियाविधि को करने का प्रयास करिए। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि पौधों में जल का परिवहन, चूँकि हमारा जो अध्याय है जिसका नाम ही है जल में परिवहन, किस प्रकार जल का परिवहन होता है पौधों के अंदर, आइए उसका अध्ययन करते हैं। जो पौधों में जल का जो परिवहन होता है वो निम्न चरणों में संपन्न होता है। नंबर 1 पे हम लोग देखते हैं जल व खनिज पदार्थों का अवशोषण, और फिर क्या होता है जल और खनिज पदार्थों का परिवहन। जल क्या बात होता है, पहली बात जो हमने की, पहले क्या हुआ, अवशोषण होता है, फिर उसका परिवहन होता है। जो अवशोषण का कार्य होता है कि हमारी जड़ें जो होती हैं, जो किसी भी पौधे की जो जड़ें, पौधों में जो जड़ें पाई जाती हैं, जड़ों की जो में कुछ सूक्ष्म रोम रूपी रचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम लोग मूल रोम कहते हैं, और ये अवशोषण का कार्य उन मूल रोम के द्वारा किया जाता है। मूल रोम से अवशोषित जल और खनिज लवण जो होता है वह मूल रोम कोशिका से फिर जाइलम कोशिका तक पहुंचता है। जाइलम कोशिका तक जो
पहुंचता है, इसको हम लोग जल के अवशोषण या खनिज पदार्थों के अवशोषण के नाम से जानते हैं। इसके बाद जब जल और खनिज पदार्थ उस जाइलम कोशिका से पौधे के विभिन्न भागों तक स्थानांतरित किए जाते हैं तो इस क्रिया को हम लोग जल और खनिज पदार्थों के परिवहन के नाम से जानते हैं। इस क्रिया के अंतर्गत जो पहली बात है जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण, इस प्रक्रिया के अंतर्गत पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले मूल रोमों के द्वारा मृदा में उपस्थित जल का अवशोषण किया जाता है और उसे जाइलम तक पहुंचाया जाता है। दूसरा भाग जो है जल और खनिज पदार्थों का परिवहन, इसमें अवशोषित जल एवं खनिज लवणों का रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव या जो क्रियाएं होती हैं इनके द्वारा जो होता है ऊपर के जो समस्त भाग होते हैं वहाँ तक इसका परिवहन होता है। जो दूसरा परिवहन यहाँ पर होता है पत्तियों से खनिज पदार्थों का जो परिवहन होता है ये दो दिशीय होता है। पूर्व प्रथम भाग में भी हम लोगों ने देखा था। एक होता है जल और खनिज पदार्थों का परिवहन जो कि पौधों की जड़ों से लेकर पौधे के शीर्ष भाग तक होता है। इसका एक दिशीय परिवहन होता है जो जाइलम ऊतक के द्वारा संपन्न होता है। जो दूसरा परिवहन होता है पत्तियों में बने हुए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके द्वारा बने हुए जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका जो परिवहन होता है वह बहुदिशीय होता है और वह पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों तक बहुत सी दिशाओं में उसका परिवहन होता है। और ये जो परिवहन है ये फ्लोएम ऊतक के द्वारा, फ्लोएम संवहन मंडल के द्वारा संपन्न होता है। आगे देखते हैं इसका। बच्चों अब हम लोग जो देखते हैं जब हम लोग पौधों पे एक नज़र डालते हैं तो पाते हैं यहाँ पर विभिन्न श्रेणी के पौधे पाए जाते हैं। शैवाल हैं, कवक हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं और फिर उसके बाद एंजियोस्पर्म्स हैं। जब इनका अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि किस प्रकार से निम्न श्रेणी के पौधों से एक उच्च श्रेणी के पौधों का विकास हुआ है और इन पौधों में जल का अवशोषण करने वाली रचनाओं में भी निरंतर के कुछ ना कुछ बदलाव देखे गए हैं। सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 पे जो बिंदु लिखा हुआ है जो हमारे जलीय पौधे हैं जैसे शैवाल हैं, जलीय कवक हैं, ये क्या होते हैं जल के अंदर ही पाए जाते हैं। तो इनमें जो जल का अवशोषण होता है ये इनकी प्रत्येक कोशिका के द्वारा होता है। इसके अंदर कोई विशेष रचनाएं नहीं पाई जाती बल्कि इनमें अगर देखा जाए तो जो यह सूक्ष्म जलीय जो जंतु भी होते हैं उसमें एक रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। विशेष हर कोशिका में एक विशेष रिक्तिका पाई जाती है जो उस रिक्तिका के द्वारा जो होता है जल का अवशोषण किया जाता है। दूसरे जब थोड़ा सा उच्चता की ओर बढ़ते हैं तो नंबर 2 पे हमारे जो पौधे आते हैं ब्रायोफाइट्स आते हैं जिन्हें हम लोग पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं। तो ब्रायोफाइट्स में क्या होता है कि इसमें कुछ इनकी जो जड़ें होती हैं, जड़ में जड़ तो नहीं पाई जाती हैं किंतु इनमें जड़ों का आभास होता है, मूलाभास पाए जाते हैं, राइजॉइड्स पाए जाते हैं। ये एक कोशिक होते हैं, एक कोशिक भी हो सकते हैं, बहुकोशिक होते हैं। यहाँ से हम लोग कहते हैं कि ब्रायोफाइटा से जड़ों की शुरुआत मानी जाती है, मूलों का आभास माना जाता है। यहाँ पर सूक्ष्म रूप में जड़ों की उत्पत्ति परिलक्षित होती है। तो ब्रायोफाइटा के सदस्यों में मूलाभासों के द्वारा जल का अवशोषण होता है। फिर उसके बाद उच्च श्रेणी के पौधों में हम लोग पहुंचते हैं फर्न, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी जिनको हम जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं और आवृत बीजी पौधे जो कि उच्च श्रेणी के समस्त पौधे हैं। इनमें जो जल अवशोषण होता है ये जड़ों के द्वारा, इनमें पूर्ण विकसित जड़ें पाई जाती हैं। तो इन जड़ों में इन जो भूमि में जो जड़ें पाई जाती हैं भूमि के अंदर उनमें कुछ सूक्ष्म रोम पाए जाते हैं जिन्हें मूल रोम कहते हैं। उन मूल रोम के द्वारा इनमें अवशोषण होता है। जड़ों पर असंख्य संख्या में मूल रोम पाए जाते हैं जो मृदा से जल को अवशोषित करते हैं। कुछ विशेष प्रकार के भी पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं जैसे एक नाम यहाँ पर दिया हुआ है ऑर्किड का। ऑर्किड हम देखते हैं एक ऐसा पौधा है जिसमें वायवीय जड़ें पाई जाती हैं, एरियल रूट्स जिनको कहते हैं। क्या होता है इसमें कि ये वायु की नमी को अवशोषित करती हैं। जो वायु में हवा में जो नमी होती है उसको ये अवशोषण करती हैं और इसीलिए इनको और ये जो जड़ें होती हैं आर्द्रताग्राही होती हैं। इनको वायवीय जड़ें कहते हैं। ये वातावरण की नमी को अवशोषित करते हैं। कुछ पौधों जैसे सोलेनम है, फैसियोलस है, विटिस है, इसमें जो जल के जो अवशोषण होता है पत्तियों के ऊपर पाए जाने वाले सूक्ष्म रोमों के द्वारा किया जाता है। किंतु जो होता है इस प्रकार का जो अवशोषण होता है इन पौधों की जो बात हम कर रहे हैं सोलेनम वगैरह की, इनमें जो अवशोषण की दर होती है ये काफ़ी कम होती है। आइए अब चलते हैं, देखते हैं कि पौधे में जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण किस प्रकार से होता है। जैसा कि अभी पूर्व में हमने बताया कि जो पौधे की जड़ होती है इसमें एक सूक्ष्म इसका चित्र यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये आपको एक लंबा से जो ये जड़ की ये मूल रोम कोशिका है। ये जड़ का सबसे बाहर की लेयर होती है जिसको
एपिडर्मिस कहते हैं। और इस एपिडर्मिस के बाहर किसी जो कोशिकाएं होती हैं, इसमें कुछ लंबी लंबी हेयर रूपी, बाल रूपी रचनाएं दिखाई जा रही हैं, जिनको हम लोग मूल रोम के नाम से जानते हैं। ये इसको एपिडर्मल रूट हेयर भी कहते हैं। और इसके अंदर की जो कोशिका होती है वो कॉर्टेक्स होती हैं, कॉर्टेक्स अधस्थ होती हैं। पौधों की जड़ों के अग्र शीर्ष भाग पर असंख्य मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम एक पतली भित्ति वाली रचना होते हैं जो जल अवशोषण के लिए व्यापक क्षेत्र प्रदान करते हैं। प्रारंभिक चरण में जल और खनिज पदार्थ एक विलयन के रूप में अवशोषित होते हैं और ये मूल रोम में प्रवेश करते हैं। मूल रोम से अवशोषित जो जल होता है जड़ की प्रथम कोशिका तक पहुंचता है, अर्थात जो उसकी प्रथम कोशिका एपिडर्मल सेल होती है वहां तक पहुंचता है। और फिर इसका जो संवहन होता है, ये क्या होता है, ये पौधे के अंदर की ओर होता है। और ये दो प्रकार से हम लोग इसका अध्ययन करते हैं कि जब कोशिका के अंदर जल और खनिज लवण पहुँचते हैं तो वो दो पथों के द्वारा आगे की ओर संवहन करते हैं, आगे की ओर अवशोषित होते हैं, जिसको हम लोग एपोप्लास्ट पथ और सिम्प्लास्ट पथ के नाम से जानते हैं। पहले नंबर पे देखते हैं कि एपोप्लास्ट पथ क्या होता है। पौधों में पाया जाने वाला ये प्रमुख पाथवे होता है उसी कोशिकाओं में, एपोप्लास्ट पथ। इसका जो शब्द का प्रयोग होता है, सबसे पहले मुंच नामक वैज्ञानिक ने 1930 में किया था, 1930 में इसका प्रयोग किया था। उन्होंने बताया कि एपोप्लास्ट जो पथ का निर्माण होता है पौधे की कोशिका भित्ति व अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं उनके द्वारा होता है। यह तंत्र जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है, कैस्पेरियन पट्टी होती है, उसको छोड़कर पूरे पौधे में फैला रहता है। समझ सकते हैं किसी भी कोशिका, आगे चित्र के द्वारा हम इसको भी बताते हैं आपको कि ये जो सेल जो कोशिका भित्ति होती है और उसके बाहर जो उसके अंदर की जो भित्ति के बीच में जो स्थान होता है कोशिका जो भित्तियों के बीच में, उसके द्वारा ये संवहन होता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप यदि ना हो तो ये कॉन्टिन्यूअस होता है, लगातार होता है। इस क्रिया में ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती, स्वतंत्र बहाव होता है जल और खनिज लवणों का। और इसी कारण से चूंकि कोई अवरोध नहीं होता है, स्वतंत्रता होती है, इसलिए ये अवशोषण की जो दर होती है बहुत तेज होती है। इस जो जल का जो सामूहिक प्रवाह है आसंजक बल व स्वतः की ऊर्जा के कारण होता है। जैसे आप कह रहे हैं कि इसमें ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं है, स्वतंत्र बहाव है, क्योंकि इसका जो चैनल होता है प्रथम कोशिका से लेकर जाइलम तक बिल्कुल स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। अगर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ना हो तो इसमें कोई ऐसा अवरोध नहीं हो सकता है, कोई बाउंड्री वॉल नहीं होती है। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि इसमें सिम्प्लास्ट पथ को भी दिखा रहे हैं, तो क्या दिखा रहे हैं कि इसमें ये देखिए जो आपको ये सेल वॉल है, सेल वॉल के बीच में जो डार्क ग्रीन, डार्क हरा रंग का जो पैसेज दिख रहा है, तो उसमें क्या दिख रहा है कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में जाने पर किसी प्रकार का कोई अवरोध यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। अर्थात जब जल इस पथ से प्रवेश करता है, यहाँ से ऊपर से प्रवेश करता है, तो इस पथ को, जल की पथ को हल्की सी पीली लाइन से दिखाया गया है और ये सीधे सेल उसके ऊपर पहुँचता जाता है। किंतु तो ये जो पथ होता है ये हमारा एपोप्लास्ट पथ होता है, जिसको पीली लाइन से दिखा, अर्थात इसमें कोई चैनल नहीं है। अगर बीच में यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप को नहीं दिखाया गया है, अगर कैस्पेरियन स्ट्रिप होती तो उस जगह पे थोड़ा अवरोध होता है, अन्यथा ये जल का बहाव बिल्कुल सीधे जो होता है बिना रुके हुए होता रहता है। किंतु जब सिम्प्लास्ट पथ की बात करते हैं तो सिम्प्लास्ट पथ में क्या होता है कि वो कोशिका की जो भित्ति उसके बीच में, कोशिका के अंदर से उसका प्रवाह होता है जल और खनिज लवणों का। और इसके लिए जो इस प्रवाह के लिए बीच में क्या होता है, पौधों की कोशिकाएं होती हैं, इनके बीच में कुछ कनेक्टिंग टिश्यू पाए जाते हैं, कुछ जो इनको हम लोग प्लाज्मोडेस्मा के नाम से जानते हैं। उन प्लाज्मोडेस्मा के द्वारा जो होता है ये दो कोशिकाएं जो होती हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो इनके द्वारा इसमें ये पथ चलता है। अर्थात सिम्प्लास्ट जो पथ होता है वो इस प्रकार से आगे बढ़ता है। सिम्प्लास्ट पथ का थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिम्प्लास्ट पथ का निर्माण जो है विभिन्न कोशिकाओं के आंतरिक भागों जैसे जीवद्रव्य से संबंधित होता है। जो कोशिकाएं होती, एक कोशिका जीवद्रव्य का जो जीवद्रव्य होता है वो दूसरी कोशिका के जो जीवद्रव्य के साथ में प्लाज्मोडेस्मा नामक तंतुओं के द्वारा जुड़ा होता है। और ये लगातार जुड़ती कोशिका दूसरी कोशिका से इस प्रकार के तंतुओं के द्वारा जुड़ करके एक चैनल रूपी रचनाओं का निर्माण करती है और ये चैनल जो होते हैं जाइलम ऊतक तक पाए जाते हैं। इस पथ में जनित जल और खनिज लवणों के जो विलयन का प्रवाह होता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका, सेल टू सेल जीवद्रव्य के माध्यम से होता है। एपोप्लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, डायरेक्ट हो रहा था, उसके बाहर वाली जीवद्रव्य के बाहर जो स्पेस पाया जा रहा था उससे सीधा एक चैनल के रूप में प्रवाह है। किंतु यहाँ पर क्या है, सेल टू सेल जीवद्रव्य के द्वारा जल और खनिज लवणों का बहाव होता है।
ये जो पथ होता है ये अपेक्षाकृत धीमा होता है, क्योंकि यहाँ पर रुक रुक के प्रवाह होता है, एक कोशिका फिर दूसरी कोशिका से तीसरी कोशिका। तो इस प्रकार से जब प्रवाह रुक रुक स्टेप बाय स्टेप होता है, सेल टू सेल होता है, तो ये एक धीमी प्रक्रिया होती है। इसमें अवशोषण की दर धीमी होती है। इसमें जो अवशोषण का जो कारण होता है, या अवशोषण की जो फिजिकल हमारी जो भौतिक क्रिया होती है, वो मुख्य रूप से परासरण होती है। परासरण की क्रिया के कारण ये जो पथ होता है ये आगे की ओर बढ़ता है। बच्चों, अब हम लोग अंततः जो जल अवशोषण है इसकी क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं कि जल अवशोषण किस प्रकार से हो सकता है। यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं जल का अवशोषण मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। एक होता है सक्रिय अवशोषण और दूसरा होता है निष्क्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण, जब पौधे के अंदर जो जल होता है सक्रिय रूप से बहता है तो उसको हम लोग सक्रिय अवशोषण कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग जो होता है सबसे पहले रेनर नामक वैज्ञानिक ने 1912-15 में किया था। इन्होंने बताया कि यह अवशोषण प्रायः तब होता है जब मृदा में जल की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। बारिश का मौसम हो सकता है, जल की मात्रा काफ़ी अधिक होती है और वाष्पोत्सर्जन की दर काफ़ी कम हो। वाष्पोत्सर्जन की दर काफ़ी कम है और अवशोषण जो जल की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, तो उस कंडीशन में सक्रिय अवशोषण जो होता है। यह अवशोषण जड़ में उत्पन्न जो शक्तियाँ होती हैं, जैसे परासरण है, विसरण है, अंतःअवशोषण, साध्य विसरण के कुछ क्रियाएं, उनके द्वारा यह अवशोषण होता है। इस प्रकार के अवशोषण में पौधों के जो शीर्ष भाग होते हैं अर्थात पत्तियों का कोई भी योगदान नहीं होता। सीधा समझ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये होता है कि इस जो सक्रिय अवशोषण होता है, सक्रिय अवशोषण के लिए जो शक्ति उत्पन्न होती है, अवशोषण की जो शक्ति होती है वो जड़ों में ही उत्पन्न होती है। तो इस बिंदु को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि जो सक्रिय अवशोषण होता है ये इस प्रकार से दो प्रकार से हो जाता है। एक होता है परासरणी जल अवशोषण और दूसरा होता है अपरासरणी जल अवशोषण। परासरणी जल अवशोषण में हम लोग देखते हैं क्या होता है कि इसको सबसे पहले एटकिंस ने 1916 में, वो प्रिस्टले ने फिर इसका समर्थन करते हुए 1922 में इस सिद्धांत को बताया। और उन्होंने बताया कि जो जड़ें होती हैं परासरण मापी की भांति कार्य करती हैं। इनमें जो जल का अवशोषण होता है वो परासरणी प्रवणता के अनुसार होता है। सामान्यतया मृदा विलयन का परासरण दाब 1 एटमॉस्फेयर से कम होता है। पूर्व में हमने प्रथम भाग में भी इसका जिक्र किया था। और जबकि जो मूलरोम की रिक्तिका का परासरण दाब होता है वह 2 से 7 एटमॉस्फेयर तक होता है, 2 से 7 वायुमंडलीय दाब तक हो सकता है। सर्वप्रथम क्या होता है, मूलरोम की जो भित्ति होती है वो जल का अवशोषण करती है। चूँकि मृदा विलयन में जल का परासरण दाब मूलरोम के परासरण दाब से कम होता है, अतः क्या होता है, मृदा विलयन जो होता है वो जल की डीपीडी जो विसरण दाब न्यूनता होती है, मूलरोम कि जल की जो विसरण दाब न्यूनता अर्थात डीपीडी होती है उससे कम होती है। अतः जल जो होता है वो अंतः पर जो होता है जो अंतः परासरण, अंतः जल परासरण के द्वारा मूलरोम में आता है, मूलरोम में प्रवाहित होने लगता है। और यह प्रवाह तब तक चलता रहता है जब तक कि मूलरोम की डीपीडी जो होती है वो शून्य न हो जाए। यहाँ पर हम देखते हैं इस चित्र में, यहाँ पर जल का मार्ग दिखाया गया है। यहाँ पर एक मूलरोम दिखाया गया है और मूलरोम में ये मृदीय जल है, उसकी एपिडर्मल कोशिका है और ये इन कोशिकाओं के बीच में प्लाज्मोडेस्मा के तंतु हैं, जहाँ से जल के प्रवाह को कहाँ तक परिरंभ अर्थात जो उसका रंभ तंत्र होता है, जो उसका संवहन बंडल होता है, वहाँ तक इसके प्रवाह को दिखाया गया। और इसके संवहन बंडल जो होते हैं, संवहन बंडल अर्थात रंभ का जो निर्माण होता है, स्टीलर सिस्टम है, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा इसका निर्माण होता है। ये यहाँ पर जाइलम और इसका फ्लोएम यहाँ पर दिखाया गया है। जो यहाँ नीचे एक चित्र में दिखाया गया, इसमें ये दिखाया गया कि मृदा जल का जो डीपीडी होता है वो कम होता है, मूलरोम का डीपीडी अधिक होता है। परिणाम क्या होता है, मृदा जल मूलरोम में आने लगता है। मूलरोम में तब तक आता रहता है जब तक इसका जो डीपीडी क्या होता है अधिक जो कम ना हो जाए। जब इसका डीपीडी कम हो जाए, जब इसका डीपीडी बढ़ता बढ़ता फिर इसको नीचे दिखाते हैं कि लगातार जल का प्रवाह तब तक होता है जब तक मूलरोम का डीपीडी शून्य, विसरण दाब न्यूनता शून्य ना हो जाए। जब ये शून्य हो गई तो इसके बाद वाली जो कोशिका होती है अर्थात एक कोशिका जो होती है उसका डीपीडी अधिक होगा, ये शून्य हो गया तो जल का प्रवाह मूलरोम से ए सेल की ओर होने लगता है। और ए सेल से फिर क्या होता है, वही सेल तब तक उसमें प्रवाह होता रहता है। दूसरे चित्र में हमने दिखाया जब तक ए सेल का डीपीडी शून्य ना हो जाए तब तक ये जल प्रवाह निरंतर इस सेल कोशिका में होता रहता है। फिर क्या होता है, एक कोशिका जब
इसका ए कोशिका को हम बी कोशिका के साथ कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो देखते हैं ए कोशिका का जो डीपीडी है वो शून्य है, और उसकी जो बाद वाली कोशिका बी सेल जिसको हम नाम देते हैं उसका डीपीडी देखते हैं कि अधिक है। तो क्या होगा फिर, अब ए कोशिका से बी कोशिका की ओर जल का प्रवाह होने लगता है। इस प्रकार ये सेल टू सेल जो जल का प्रवाह है आगे बढ़ता रहता है और ये जाइलम तक इसका प्रवाह हो जाता है। तो इसको हम लोगों ने सीधे दिखा, वाटर फ्लोज इन स्टेप्स सॉइल वाटर टू जाइलम। सॉइल वाटर से जो मृदा जल से जाइलम तक जल का प्रवाह बिल्कुल सीधे इस रूप में, ए मृदा जल से मूल रोम से पहली कोशिका से दूसरी कोशिका से तीसरी कोशिका, और सेल टू सेल ये जो स्थानांतरण होते होते जाइलम तक पहुंच जाता है। आगे देखते हैं अपरासरणी जल अवशोषण। इस प्रकार का जल अवशोषण तब होता है जब कोशिका रस की जो सांद्रता होता है मृदा जल की सांद्रता से काफ़ी कम होती है। यह क्रिया जलों की कोशिकाओं में हो रही उपापचय क्रिया मुख्य रूप से श्वसन के कारण उत्पन्न ऊर्जा के प्रयोग से संपन्न होती है। इस क्रिया में जल का अवशोषण परासरणी सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है। थीमन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि अवशोषण दर श्वसन दर के समानुपाती होती है। जैसे जैसे अवशोषण की दर बढ़ती है श्वसन दर भी बढ़ती जाती है। इन्होंने बता कैसे होती है, क्योंकि जब श्वसन निरोधकों का प्रयोग जैसे पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग करते हैं तो देखते हैं जल का जो कि श्वसन निरोधक है अर्थात उसकी उपस्थिति में श्वसन दर कम होती है तो जल अवशोषण की दर भी कम हो जाती है। ये निश्चित करता है कि जल अवशोषण की दर श्वसन दर पर निर्भर करती है। आगे देखते हैं निष्क्रिय अवशोषण। निष्क्रिय अवशोषण में क्या होता है कि जब मृदा में जल की मात्रा कम होती है तथा वाष्पोत्सर्जन की दर काफ़ी अधिक हो तब पौधों में निष्क्रिय अवशोषण होता है। क्या हुआ, अब जो निष्क्रिय अवशोषण होता है इसमें जो अवशोषण की शक्तियाँ होती हैं ये पत्तियों में उत्पन्न हो रही हैं। स्थानांतरण हो रहा है, जड़ों से कहाँ होगी, पत्तियों में इसकी शक्तियाँ उत्पन्न हो रही हैं, पत्तियों से खिंचाव उत्पन्न हो रहा है। अवशोषण की शक्ति वाष्पोत्सर्जन के कारण सर्वप्रथम पत्तियों में उत्पन्न होती है, फिर क्या होता है तने से होती है और जाइलम से फिर जड़ों तक प्रवेश करती है। इस क्रिया में जड़ें निष्क्रिय रहती हैं, इसीलिए इसको निष्क्रिय अवशोषण के नाम से जाना जाता है। इसको केमर नामक वैज्ञानिक ने 1937 में बताया था कि पौधों से जितना पानी वाष्पित किया जाता है जड़ों द्वारा लगभग उतना ही पानी जो होता है अवशोषित किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग पढ़ रहे थे अवशोषण, तो अवशोषण पर विभिन्न कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पौधे जो मृदा में उपस्थित केवल केशिका जल को ग्रहण कर सकते हैं, अर्थात जो और अन्य जल होते हैं हमारे मृदा में गुरुत्वीय जल होता है, क्रिस्टलीय जल होता है, मृदा जल होता है, जो कई प्रकार के जल पाए जाते हैं उसमें से केवल जो केशिका जल होता है पौधे केवल उसको ही ग्रहण कर पाते हैं। पौधे जो होता है जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री जो सेंटीग्रेड तापमान होता है उसके मध्य जो होता है अवशोषण की दर सबसे अधिक होती है, अर्थात तापमान अवशोषण दर को प्रभावित करता है। यदि मृदा जल में लवणों की मात्रा अधिक हो जाए तो अवशोषण की दर कम हो जाती है। यदि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यदि मृदा में वातन एरेशन अधिक होता है तो भी अवशोषण की दर अधिक होती है। यदि वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है तो क्या होता है, अवशोषण दर भी अधिक हो जाती है। इस प्रकार से बच्चों हमने आज जल का अवशोषण भाग 2 का अध्ययन किया। आशा है कि आपको इसमें काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अब इसका हम लोग कुछ क्रियात्मक प्रश्न आपको देते हैं जिसको आपको घर में करना है गृह कार्य के रूप में। क्या है, पहला कोई प्रश्न है, आपने आसपास पाई जाने वाली जो वस्तुएं होती हैं इसमें आप अंतः अवशोषण का अध्ययन कीजिए और सारणी बनाइए, सारणी बना के दिखाइए, उसमें प्रदर्शित कीजिए कि हमने किन किन वस्तुओं का अध्ययन किया और उनमें किस प्रकार से अवशोषण, ऐसे अंतः अवशोषण हो रहा है, कितना अवशोषण हुआ। दूसरा प्रश्न है, पौधे किस प्रकार से जल का अवशोषण करते हैं। यदि किसी पौधे में प्रत्यक्ष रूप से जड़ व मूलों का अध्ययन कीजिए, किसी पौधे में प्रत्यक्ष रूप से जड़ व मूलों का अध्ययन कीजिए। नंबर 4 प्रश्न आपके लिए है कि एपोप्लास्ट व सिम्प्लास्ट में क्या अंतर है, जो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट परत हैं इसमें क्या अंतर होता है, इसको आप लोग बताइए। जो हमारा अंतिम प्रश्न है कि जड़ों के द्वारा जो जल अवशोषण की क्रियाविधि है इसका संक्षिप्त वर्णन आप लोग अपने शब्दों में करिए, इसको लिखिए अपनी पुस्तक में और इसका अध्ययन करिए। आशा है कि आप लोगों ने कि जो हमारा मृदा जल होता है किस प्रकार से पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित होता है इसका अध्ययन आपने कर लिया होगा। इसका जो हमारा भाग 3 होगा पौधों में परिवहन, इसमें हम लोग आपको देखेंगे कि अब जाइलम से पौधे के शीर्ष भागों तक पौधों का प्रवाह, जो जल है और खनिज पदार्थों का प्रवाह किस प्रकार से होता है, इसका हम लोग अध्ययन भाग 3 में करेंगे। धन्यवाद।